हमारे संविधान के सामने जो चुनौतियां है, चैलेंजेस, द फर्स्ट चैलेंज इज मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यांकवाद। सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म आपके घर में होगा। जो भी आपका धर्म है वो आपके घर में होगा, घर के बाहर किसी का कोई धर्म नहीं होगा। जो जो लोग समता, न्याय, आजादी इसके लिए लड़ रहे हैं, ये अंबेडकरवादी लोग हैं, ये नक्सलवादी लोग नहीं है। लेकिन इनका नाम रखा गया है अर्बन नक्सल। अंबेडकरी लोगों को नक्सलवादी बताकर हमारे पूरे तमाम देश के दलितों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ, ओबीसी के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो मैंने तो हर समय यही देखा है कि गरीब लोग चक्कर मारते रहते हैं और जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा होता है उनका काम तड़ाक से हो जाता है। तो ये संघ राज्यवाद का एक छोटा उदाहरण है। एक स्टेट के साथ अन्याय करना ये आज की प्रैक्टिस है। नई शिक्षा नीति में कई बातें ऐसी है जो हमारे संविधान में जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन, रूलिंग पार्टी जो बोल रही है वही हो रहा है। झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, कोर्ट में भी ठीक से न्याय नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति है। तो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको हड़प लिया गया है, उनको कैप्चर कर लिया गया है। उसको कैसे छुड़ाएंगे? इलेक्शन कमीशन अगर रूलिंग पार्टी के हाथ में चला गया तो जिंदगी में आप कभी चुन के नहीं आ सकते। जिंदगी में लिख लीजिए, आपका कोई बेटा बेटी, आपका कोई नाती पोती कभी चुनाव में जीतेगा नहीं। हमारा संविधान आज के तारीख में जिस प्रकार के नेतृत्व पूरे देश में है, हमारा संविधान कमजोर हो चुका है। तो ये बंधुभाव जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे संविधान में है। दूसरा एक सवाल दूसरे ओकेजन पर बाबा साहब जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आपने जो संविधान लिखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कलम कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है? तो बाबा साहब ने जवाब दिया, आर्टिकल 32। बोले क्या है इसमें? तो हमने जो अधिकार लोगों को दिए हैं, अगर वो अधिकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर उन अधिकारों का हनन करती है, अधिकारों के ऊपर अमल नहीं करती है, और इस बात से अगर आप पीड़ित हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो। यह अधिकार आर्टिकल 32 आपको देता है। भारत का कोई भी नागरिक मेरे अधिकारों का हनन हुआ, इस बात को लेकर हाई कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये वो अधिकार है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि उसी बात को हमारे डायरेक्टर डॉक्टर राजन सर ने आज यहाँ पर बताया। मुझे बड़ी खुशी हुई। वो हमारे टीचर है, मुझे पढ़ाते हैं। तो जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा कि गुरु और शिष्य दोनों स्टेज पर आज हैं, तो ये बात है। भाई और बहनों, मैं एक महत्वपूर्ण बात को लेकर आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान का आज के तारीख में क्या रेलेवेंस है, क्या संबंध है आज के तारीख में, क्यों हम संविधान की बात करना चाहिए, हमको इसके बारे में बोलना चाहिए। तो मैंने स्वयं अपने लिए एक सब्जेक्ट चुना है और वो सब्जेक्ट का नाम है चैलेंजेस बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के सामने चुनौतियां, भारतीय संविधानासमोरील आव्हाने। काय आव्हान आहे आपल्यासमोर, आपल्या संविधानासमोर? कारण आपण जर फक्त संविधानाचं वाचन केलं आणि त्याच्यावरती ॲक्शन घेतली नाही तर त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही। बाबासाहेब तेच म्हणतात की संविधान चालवणारे जे लोक आहेत, देश चालवणारे जे लोक आहेत, त्यांनी संविधानातील प्रत्येक तरतुदीवरती योग्य प्रकारे उपाय केला तरच फायदा होणार, अन्यथा त्या संविधानाला काही अर्थ उरणार नाही। आणि म्हणून हे काही मुद्दे मी काढले। अतिशय एक 15 ते 20 मिनिटातच मी माझं हे भाषण संपवणार आहे, कारण डिटेलमध्ये बोलण्यासाठी आज या ठिकाणी आपल्याकडे वेळ नाही। तो मेरा पहला मुद्दा है मेजॉरिटेरियनिज्म। हमारे संविधान के सामने जो चुनौतियां है, चैलेंजेस, द फर्स्ट चैलेंज इज मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यांकवाद। बहुसंख्यांकवाद म्हणजे सध्याचं जे सरकार आहे, या सरकारला किंवा या सरकारच्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना असं वाटतं की हा देश जे बहुसंख्यांक आहेत त्यांच्या जोरावर चालणार, बहुसंख्यांकाला जे योग्य असेल तेच केलं जाईल। आणि म्हणून मग त्यांनी आपले एक एक मुद्दे या ठिकाणी पुढे आणायला सुरुवात केली।
मी पॉलिटिकल भाषण करत नाही, परंतु संविधानावरती चर्चा करताना ज्या गोष्टींनी संविधानाच्या समोर आव्हानं उभे केलेले आहेत, जिन बातों ने संविधान के सामने चुनौतियां पैदा की, उन बातों पर बात करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं बहुसंख्यकवाद की बात कर रहा हूं। इन्होंने अपने प्रतीक लाए, प्रतीक, इनके चिन्ह है, कुछ प्रतीक, इनके जो भी प्रतीक होंगे, टोटेम होंगे, चिन्ह होंगे, कलर होगा, फ्लैग होगा, जो भी है वो सब सामने लेके हर जगह आपको मिल रहा है। आपको याद होगा पिछले बार एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कॉन्फ्रेंस का जो चिन्ह था वो भी इनके चुनाव चिन्ह के जैसे कमल को भगवा और हरे रंग में रंग दिया गया था, और कमल उनका उस कॉन्फ्रेंस का चुनाव, वो कॉन्फ्रेंस का जो होता है लोगो, वो उन्होंने बनाया था। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर जब हम हमारे देश के साथ अगर कोई बातचीत होती है, मीटिंग होती है, ट्रीटी होती है, कन्वेंशन होता है, या कोई लेन देन होता है, तो उस समय पर इस प्रकार की बातें, किसी राजकीय पार्टी का चिन्ह या उनका भी कोई कलर उसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन इन्होंने जरूर वहां पर यूज किया है। हर जगह पर आपको इस प्रकार की बातें मिलेंगी। आज संविधान में जो लिखा है वो तो आप सबके सामने है, लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी है संविधान में। सेक्युलरिज्म की बात चली, धर्मनिरपेक्षता की बात चली, तो उसका बाकी लोग चाहे कोई भी अर्थ निकाले, मैं उसका एक अर्थ निकालता हूं कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। बस एक ही बात है, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म आपके घर में होगा। जो भी आपका धर्म है वो आपके घर में होगा, घर के बाहर किसी का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन ये ऑफिशियल प्रोग्राम में धर्म की बात करके सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा एक बहुमूल्य, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पर बोला गया ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूलभूत ढांचा क्या है। मूलभूत ढांचे में बहुत सारी बातें हैं, सेक्युलरिज्म उसमें से एक है। उसमें फंडामेंटल रूल है, रूल ऑफ लॉ है, वगैरह वगैरह, जुडिशियल रिव्यू है, वगैरह बहुत सारी बातें हैं। करीब 8 उसमें तत्व है, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट तत्व है धर्मनिरपेक्षता। तो मेरा कहना यह कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। लेकिन कुछ लोग उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करते हैं कि सभी धर्मों की आराधना करो, उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यह गलत बात है। सभी धर्म का आदर करेंगे, अनादर नहीं करेंगे, लेकिन सभी धर्मों की आराधना, ये सेक्युलरिज्म का अर्थ नहीं हो सकता। सेक्युलरिज्म का अर्थ है सरकार का कोई धर्म नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये इसलिए एक चैलेंज है हमारे संविधान के सामने, जो हम सब लोगों को समझना है। जब चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है, ये जब आप समझेंगे तभी तो आप लड़ेंगे। समझ में ही नहीं आया तो लड़ेंगे कैसे? तो वो जो आर्टिकल 32 दिया है उसका प्रयोग करने की बात मैं इसीलिए तो कर रहा हूं कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए। आपका मतलब जो लोग यहां बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, देश के तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। तीसरी बात जो है, हमारे यहां पर सिविल लिबर्टी खतरे में आ गई है, नागरिक स्वातंत्र खतरे में आ गया, नागरिक आजादी। अब आजादी के ऊपर तो काफी लोग बात कर रहे हैं, आप सुनते हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके नजर के सामने क्लियरली दिखाई दे रही है कि नागरिक स्वातंत्र धोखे में है। वांगचुक को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। जम्मू कश्मीर का आदमी जोधपुर के जेल में है। उससे भी ज्यादा गंभीर गुनाह कुछ लोगों ने किया, ना उसको अरेस्ट किया ना उसको जेल में डाला। तो ये जो दोगलापन है, ये हमारे नागरिक स्वातंत्र के लिए खतरा है कि नहीं? सिविल लिबर्टी के लिए खतरा है। सरकार को अगर लगा कि किशोर गजभिये को अरेस्ट करना चाहिए तो अरेस्ट करके डाल देंगे, सुनवाई बाद में होगी, कोर्ट में बाद में जाएंगे। कोर्ट में जैसा कि हमेशा होता है सालों साल लग सकते हैं, लग भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में भी उनके केस पहले ही दिन आ जाती है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी सर, अगर मैं कहूं कि कल सवेरे मेरी केस लगनी चाहिए, मैं बड़ा आदमी हूं, तो मेरी केस लग जाएगी कल सवेरे। ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है। तो ये हमारे सिविल लिबर्टी को खतरा है। कानून भी कानून से चलना चाहिए, न्यायपालिका भी कानून से चलना चाहिए, न्यायपालिका भी कानून से चलना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका में भी कानून की अनदेखी हो रही है, सिविल लिबर्टी खतरे में है। कौन से कलम लगा रहे हैं?
राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, देशद्रोह का कलम लगाएंगे। वो एक ये है, एक लड़की ने इसमें सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया था, सिंघल, उसका पहला नाम मुझे याद नहीं आ रहा, श्रेया सिंघल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। तो उस केस में उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला लगाया गया। राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह। एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, उसके मन में जो विचार आ गए, वो विचार उसने अपने सोशल मीडिया पे लिखे और उसके खिलाफ में देशद्रोह का मामला। तो देशद्रोह का मामला कितना गंभीर होता है। अंग्रेजों के समय में तो देशद्रोह के मामले वालों को सीधी फांसी दी जाती थी, सीधी फांसी, और कोई उसके लिए पनिशमेंट नहीं थी। देशद्रोह मतलब फांसी। हमारे यहां पर अभी देशद्रोह को एक कलम लगाए जा रहे हैं। ये भी हमारे संविधान के सामने खतरा है, क्योंकि जो जो लोग समता, न्याय, आजादी इसके लिए लड़ रहे हैं, ये अंबेडकरवादी लोग हैं, ये नक्सलवादी लोग नहीं है। लेकिन इनका नाम रखा गया है अर्बन नक्सल, शहरी नक्सल। ये क्या होता है शहरी नक्सल? यानी जो शहर में रहते हुए भी नक्सलवाद का पालन करते हैं। ये गलत बात है। अंबेडकरी लोगों को नक्सलवादी बताकर हमारे पूरे तमाम देश के दलितों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ, ओबीसी के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो राष्ट्रद्रोह की जो कलम लगा रहे हैं या उसका जो सेक्शन लगा रहे हैं, ये सब गलत बात है। ये न्याय के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। एक और मुद्दा आता है जिसे अभी हम जो यहां लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं वो समझेंगे, आप भी समझ सकते हैं। संघ राज्यवाद, उसे कहते हैं फेडरलिज्म। संघ राज्यवाद यानी केंद्र भी रहेगा और राज्य भी रहेंगे। लेकिन इसमें देखो कैसी बात हो रही है। अभी तक ये बात हमने कभी इसके पहले देखी नहीं थी कि ऐसा होता है करके। अगर भाजपा का राज केंद्र सरकार में है और भाजपा का राज अगर राज्य सरकार में है, तो उस राज्य को बहुत मदद दी जाएगी, उसको सहूलियत दी जाएगी। लेकिन अगर राज्य में अगर भाजपा के खिलाफ का कोई राज्य है, जैसे ममता बनर्जी है, तमिलनाडु में डीएमके है, तो फिर उनके साथ अन्याय किया जाएगा। उनको ग्रांट्स इन एड नहीं दी जाएगी, उनको जीएसटी का शेयर प्रॉपर नहीं दिया जाएगा। जीएसटी का कलेक्शन पूरे देश के लेवल पे होता है, राज्य को उसका बंटवारा होता है। नहीं तो राज्य क्या करेंगे अगर बंटवारा ठीक से नहीं हुआ तो ये बगैर भाजपा शासित राज्यों को अगर जीएसटी का बंटवारा नहीं करेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा कि नहीं। ये अन्याय का काम शुरू किया है। ये संविधान के फिलॉसफी के अनुसार बिल्कुल नहीं है। ये संविधान के फिलॉसफी के गलत है, संविधान के तत्वों के खिलाफ है, संविधान के आइडिया के खिलाफ है। तो ये बहुत बड़ा एक धोखा हमारे सामने है। आपके सामने शायद ना होगा क्योंकि आप लोग बोले इससे हमारा क्या लेना देना। अरे लेकिन इससे हम ये बात को साबित कर सकते हैं कि ये जो विचार है संविधान के खिलाफ विचार करने वाले लोगों का, ये विचार बहुत डेंजरस है। आज उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। कल ये भी बोल सकते हैं कि आप लोग हमारे विचार को मानते नहीं, इसलिए हम आपको घर को पानी नहीं देंगे, आपके बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, आपकी तनख्वाह हम लेट करेंगे, आपकी तनख्वाह में कपात करेंगे। कर सकते हैं क्योंकि आइडिया तो वही है। आइडिया तो वही है ना, जो एक राज्य के साथ जो आइडिया उन्होंने चलाया है, वही आइडिया आपके साथ चलाएंगे। और हो रहा है ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों के काम जल्दी हो रहे हैं, कुछ लोगों के काम होते नहीं है। मंत्रालय में चक्कर लगा कर लोगों के जूते फट गए, लेकिन उनकी फाइल क्लियर नहीं होती है। और कुछ लोगों की फाइल एक दिन के अंदर क्लियर होती है। हमने तो देखा है, मैं यहां कलेक्टर था भंडारा में, इसके बाद में नासिक में कलेक्टर था, तो मैंने तो हर समय यही देखा है कि गरीब लोग चक्कर मारते रहते हैं और जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा होता है उनका काम तड़ाक से हो जाता है। तो ये संघ राज्यवाद का एक छोटा उदाहरण है। एक स्टेट के साथ अन्याय करना ये आज की प्रैक्टिस है। बाबा साहब को फिर से एक बार पूछा गया था, क्योंकि बाबा साहब तो हमेशा पत्रकारों के सामने जाते थे, वो पत्रकारों से डरते नहीं थे। तो उनको पूछा गया है कि बाबा साहब आप बताइए कि संविधान के अमल में सबसे बड़ी बात इस देश के नेताओं के लिए आप क्या सलाह देंगे। बाबा साहब ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता का मतलब आप समझिए, संविधान में प्रावधान तो है, संविधानात तरतूद तर आहे, पण त्याच्याप्रमाणे कारवाई करायची नाही।
त्याला म्हणतात संवैधानिक अनैतिकता. आणि संविधानाच्या तरतुदीनुसार त्याचा इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्टाने काय काढलं ते पाहून जर कारवाई केली तर संवैधानिक नैतिकता. संवैधानिक नैतिकता अजिबात उरलेली नाही. संविधानिक नैतिकता जर असती तर आतापर्यंत अनेक गोष्टी या अशा घडल्या नसत्या, पण त्या संवैधानिक नैतिकता नाही, म्हणून या गोष्टी घडत आहेत. उदाहरण सांगतो तुम्हाला. नवे शैक्षणिक धोरण, नई शिक्षा नीति. नई शिक्षा नीति में कई बातें ऐसी है जो हमारे संविधान में जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके खिलाफ है. मार्गदर्शक तत्वे, संविधानातील जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्या मार्गदर्शक तत्वाच्या विरुद्ध आहे. मार्गदर्शक तत्वामध्ये म्हटलंय की तुम्ही सायंटिफिक स्पिरिट जोपासलं पाहिजे, आहे की नाही. सायंटिफिक स्पिरिट म्हणजे विज्ञानवादी दृष्टिकोन तुम्ही जोपासला पाहिजे. असं असताना विज्ञानवादी दृष्टिकोनाच्या विरुद्ध अनेक गोष्टी या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये आहेत. हे मी का म्हणतो संविधानिक नैतिकता. शैक्षणिक धोरण कसं असावं हे सरकारला अधिकार आहे पूर्ण, परंतु संविधानाच्या तत्वाच्या विरुद्ध तुम्ही हे करताय. नवे शैक्षणिक धोरण, हे नवे शैक्षणिक धोरण तयार करताना एक जण म्हणाला होता आमच्याकडे पौराणिक काळामध्ये इंटरनेट होता म्हणे. कसं काय तर म्हणे ते डोळ्यांनी आंधळा असूनही संजय जो आहे त्याला सगळं दिसत होतं आणि तो धृतराष्ट्राला सगळं सांगत होता म्हणे. तर ते इंटरनेटच होता म्हणे. असे अकलेचे तारे तोडणारे मंत्री आपल्या देशामध्ये आहेत. संविधानिक नैतिकता नाही आहे. संविधानिक नैतिकतेबाबत आपल्याला अनेक उदाहरणं सांगता येतील, वेळेअभावी या ठिकाणी मी सांगत नाही. लोकांना जे आवडेल तेच करा असं त्यांचं म्हणणं आहे. लोकांना जे आवडेल, अरे लोकांना बऱ्याच अशा गोष्टी असतात त्यांना तुम्ही जर मूर्ख बनवून ठेवलं, ज्यांना तुम्ही इतकं प्रभावित करून ठेवलं, तुमच्या विचारामध्ये ते एवढे गुंतलेले आहेत की तुम्ही सांगाल तेच ते मान्य करायला तयार आहेत. आणि म्हणून लोक म्हणतात की आता फक्त तुम्ही आता ईश्वराची भक्ती करा आणि आपल्या धर्माची म्हणजे ईश्वराची आराधना करा, धर्माचं काम करत राहा आणि तुमचं सगळं कल्याण होईल. कोणी सांगितलं हे सध्याची जी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था सांगत आहे. हे मी कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटीच्या बाबतीमध्ये सांगतो, त्यांची संविधानिक नैतिकता राहिलेली नाही. संविधानामध्ये तरतूद आहे की आपल्या देशाची संपत्ती काही मुठभर लोकांच्या हातामध्ये एकवटली जाणार नाही याची काळजी राज्याने घ्यावी. संविधानामध्ये आहे ती तरतूद असताना सुद्धा काही मुठभर लोकांच्या हातामध्ये या देशाची संपत्ती एकवटून राहील अशा प्रकारची व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे. चंद लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति का कंसंट्रेशन होगा, इसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं. एंड देयर इज अ प्रोविजन इन डीपीएसपी कि डीपीएसपी भी है और तो उसमें यह कहा गया है कि चंद लोगों के पास में इकोनॉमिक पावर्स का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वही हो रहा है हमारे देश में. संवैधानिक नैतिकता नहीं है. दूसरा है कि इन लोगों ने जो जनतांत्रिक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, आप लोकतंत्र के माध्यम से चुन के आए हो, आपके लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या जिम्मेदारी है? बहुत सारी जिम्मेदारी है. गरीब लोगों की स्कीमें बंद न करना या नई स्कीमें चालू करना, एक एक करके स्कीम को बंद किया जा रहा है. और क्या किया जा रहा है? फायदा किसका हो रहा है? फायदा उन लोगों का हो रहा है जो इस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझते हैं. 1.5 लाख रुपए कर्जे वाला किसान आत्महत्या कर रहा है और 40,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेने वाला मौज मस्ती से 40,000 करोड़ को 800 रुपए में सेटल कर रहा है. 800 करोड़ में सेटल हो रहा है 40,000 करोड़ का कर्जा. ये कौन सी संवैधानिक नैतिकता है? ये देश के लोगों का पैसा है. देश के तिजोरी में जो पैसा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है और सरकार जनता की, इसलिए वो आपका पैसा है. तो ये काम हो रहा है और ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है. देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, या मतलब जुडिशरी भी एक संस्था है हमारे देश की संविधान के अनुसार, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके बाद सीबीआई है. ये जो संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है, इनको पूरी तरफ से अपने कब्जे में कर लिया है और ये वो जैसा बोलेंगे वैसा ही कर रहे हैं. हमसे कहा गया था, जब आज से 20-25 साल पहले हम कलेक्टर थे, उस समय टीएन शेषन था इलेक्शन कमिश्नर,
टीएन शेषन को लोग इतना डरते थे कि आमदार और खासदार उनसे दूर भाग जाते थे। टीएन शेषन आ गया तो आमदार खासदार दूर भागते थे। हम उस समय भंडारा के कलेक्टर थे, लोकसभा का चुनाव मैंने किया था। प्रफुल्ल पटेल साहब माजी खासदार थे। प्रफुल्ल पटेल साहब कुछ मेरे पास कहने के लिए आए तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने आंदोलन किया मेरे ऑफिस के सामने भंडारा में। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि टीएन शेषन साहब है, वो पूरी तरह से हमारे ऊपर नजर रखे हैं, मैं आपका काम कर नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने उनको मना किया। लेकिन वो उसके बाद जो नाराज हुए फिर उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की। लेकिन टीएन शेषन का दबदबा इतना था कि खासदार आमदार सब डरते थे। आज क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन मतदाताओं की मदद करने के लिए है, रूलिंग पार्टी की मदद करने के लिए नहीं है। एक बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मतदाताओं की मदद करने के लिए है, आपकी मदद करने के लिए, नेताओं की मदद करने के लिए नहीं है। उल्टा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी जो बोल रही है वही हो रहा है। झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, कोर्ट में भी ठीक से न्याय नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति है। तो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको हड़प लिया गया है, उनको कैप्चर कर लिया गया है। उसको कैसे छुड़ाएंगे? इलेक्शन कमीशन अगर रूलिंग पार्टी के हाथ में चला गया तो जिंदगी में आप कभी चुन के नहीं आ सकते। जिंदगी में लिख लीजिए, आपका कोई बेटा बेटी, आपका कोई नाती पोती कभी चुनाव में जीतेगा नहीं। इसलिए एक आखिरी बात बोलता हूं और मैं अपना वक्तव्य यहां पर समाप्त करता हूं कि ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा जो सत्ता में है, ये विचारधारा पूरी तरह से संविधान के विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ में अब हम क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। पिछले कुछ दिन पहले तालिबान का विदेश मंत्री भारत में आया था। आपको मालूम है अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है। तो तालिबान जो है, तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं जो बमियान में थी, वो 150 फुट की प्रतिमा को उन्होंने तोप के गोले लगाकर तोड़ दिया। और इसलिए तोड़ा कि बोले हमारे इस्लाम में ये जो बुत है, बुत एक्चुअली बुत शब्द जो है, यानी उर्दू का बुत शब्द ये मेरे ख्याल से अरबी से आया है। बुत मतलब बुद्ध। हमेशा उस समय बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी और किसी भगवान की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, केवल बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो बुद्ध की मूर्ति को बुत कहा जाता है। और बुत शिकन यानी जो बुत को तोड़ता है उसको बुत शिकन बोलते हैं, बुत शिकन। तो बुद्ध की मूर्ति को तोड़ने वाला बुत शिकन। तो वो जो बुत था, बुद्ध की मूर्ति थी, उसको तोप के गोले लगाकर तोड़ा। वो बमियान के तोड़ने वाले लोग तालिबानी। इन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियों को घर में दबा के रखा, उनको जो जिस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए वैसा नहीं पहनने दिया, उनको पूरी तरह से बुर्के से ढक दिया, उनकी पढ़ाई पर उन्होंने बंधन डाले। और यही तालिबान जब अफगानिस्तान में सत्ता में आया तो तालिबान के विदेश मंत्री को भारत ने स्वागत करके बुलाया। भारत ने उनका निषेध क्यों नहीं किया? उनको बोलना चाहिए था कि आपने हमारे देश का एक प्रमुख धर्म है। विदेश में जब जाते हैं यहाँ के लोग तो भगवान बुद्ध की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि बाहर विदेशों से जो लोग आते हैं वो भगवान बुद्ध के लिए आते हैं और किसी भगवान के लिए नहीं आते। तो बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा है, इसका हम निषेध करते, इतना तो बोलना चाहिए। नहीं बोला उन्होंने। और जब वो आए तो अफगानिस्तान के एम्बेसी में गए। एम्बेसी यानी उनकी जो ये होती है, एम्बेसी यानी उनकी जहां उनके राजनयिक लोग रहते हैं, एम्बेसी। तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं। तो एम्बेसी में जो उनका एम्बेसडर था अफगानिस्तान का, वो था, उन्होंने उनका स्वागत किया। वो तो करेंगे ही, विदेश मंत्री उनके हैं। तो उन्होंने पत्रकार परिषद लिया अपने एम्बेसी में। तो एम्बेसी में जो पत्रकार परिषद लिया, उस पत्रकार परिषद में महिलाएं भी आई। महिला पत्रकार भी अपने यहाँ है। आज भी अगर आप 10 पत्रकारों को बुलाएंगे तो 2-3 महिला रहेंगी। तो वो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला महिला पत्रकार नहीं चलेंगे। महिला पत्रकार को हकाल दिया उन्होंने एम्बेसी से। विदेशी दूतावास, एम्बेसी यानी विदेशी दूतावास, विदेशी दूतावास में से महिला पत्रकारों को भगा दिया और केवल पुरुष पत्रकारों से उन्होंने बात की। इतनी बड़ी बात भारत देश ने उसका धिक्कार क्यों नहीं किया कि आप भारत में हैं और भारत के अंदर आप महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। भले अफगानिस्तान का विदेशी दूतावास हो, लेकिन हमारे देश का लॉ है, कॉमन लॉ है हमारे देश का।
देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, हम लोग स्त्री और पुरुष को समान हक देते हैं। फिर हमने इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ा, तो उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी देश का दूतावास किसी दूसरे देश में हो तो दूसरे देश के जो कानून है उसके अनुसार ही उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी, उसके अनुसार ही उसको बाकी सारी बातें करनी पड़ेंगी। आपके देश का कानून, अफगानिस्तान का कानून भारत में नहीं चलेगा, लेकिन अफगानिस्तान के विदेशी मंत्री ने अपना देश का कानून भारत में चलाया और भारत के सरकार ने उसको टॉलरेट किया। तो ये क्या है? ये संविधान का तो अपमान है ही। ये जो इंटरनेशनल जो हम लोगों ने साइन किया है वो ट्रीटी कन्वेंशन, उसकी जो प्रावधान है उसका भी अपमान है कि आपने अफगानिस्तान का कानून भारत में चलाया और भारत के सरकार ने उसको मान्यता दे दी। तो कहने का मतलब ये विचारधारा काम कर रही है, इस विचारधारा का विरोध करना पड़ेगा। इस विचारधारा के आप ये समझ लीजिए, मैंने 8-10 पॉइंट बताए हैं, ये तो बहुत छोटे पॉइंट है क्योंकि हमें जो स्टडी करने के बाद पता चला वो हमने लिया है। कई मुद्दे हैं जो संविधान को कमजोर बना रहे हैं। हमारा संविधान आज के तारीख में जिस प्रकार के नेतृत्व पूरे देश में है, हमारा संविधान कमजोर हो चुका है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो और भी कमजोर होगा। बस यही बताने में आया था। धन्यवाद। जय भीम।